हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कभी भी खबर या न्यूज़ नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आपसे उनसे बनने वाले क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हमारी ये जो सीरीज़ है, यहाँ पर आपको खबरों के साथ साथ, खबरों तो पता ही पड़ेंगी, साथ साथ उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो सीरीज़ है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो इस सीरीज़ को फॉलो करें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी इस बारे में बताएं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आपसे कभी भी कोई भी खबर मिस हो जाती है या फिर कोई भी न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो उससे बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस सीरीज़ में आपके लिए लेकर आएँ। तो इस जो वीडियो है इसको पूरा एंड तक देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड द टेक्निकल सपोर्ट टू ट्रायंगुलेट द सन रेज बाय यूजिंग द लेंस मिरर एंड मेक द आइडल्स पोजीशन फॉर सूर्य तिलक ऑफ लॉर्ड राम। कि किस भारतीय संस्थान ने दर्पण और लेंस का उपयोग करके सूर्य की रोशनी को रामलला की मूर्ति के माथे पर सटीक रूप से स्थापित किया है। देखो, आपको पता होगा कि जो राम नवमी अभी गई है हमारी, उस टाइम पर, उस ओकेज़न पर जो अयोध्या में जो रामलला है उनका सूर्य अभिषेक हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। तो इससे हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी डेट को या फिर कौन से ओकेज़न पे रामलला का सूर्य तिल अभिषेक करा गया था। हमसे इसमें पीछे से क्वेश्चन बने कि कौन से इंस्टीट्यूट्स या कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे हेल्प करी थी, टेक्निकल हेल्प करी थी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे और इसमें क्या टेक्निक यूज़ करी गई थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका DST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु। ठीक है। यहाँ पर इन लोगों, ये जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने हेल्प करी थी। उन्हीं की हेल्प की वजह से जो रामलला की मूर्ति है उनके माथे पर सटीक रूप से उनका सूर्य अभिषेक हो पाया था। ठीक है। तो ये हमारी तो हो गई खबर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या मैकेनिज़्म यूज़ करा गया, कि किस तरीके से इसको सूर्य अभिषेक करा गया था। अब देखो, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, सूरज है, सूरज की किरणें यहाँ पे पड़ी हैं, फिर उनको एक रिफ्लेक्टर की मदद से रिफ्लेक्ट करके सूर्य की किरण को यहाँ पर भेजा गया। ठीक है। फिर भेजने के बाद यहाँ पे एक आपका मिरर लगाया गया। ठीक है, मतलब कि एक शीशा लगाया गया। शीशे के बाद एक ट्यूब बनाई गई है। ठीक है। उस ट्यूब में फिर इस किरण को मिरर की मदद से अंदर भेजा गया। यहाँ पर दोबारा एक आपका मिरर बोलो तो मतलब एक शीशा दोबारा लगाया गया। ठीक है। यहाँ पर फिर रिफ्लेक्ट करा गया। ठीक है। फिर दोबारा मिरर यहाँ पर लगाया गया, ठीक है, मिरर लगाया गया, शीशा लगाया गया। फिर उसके बाद एंड में दोबारा एक मिरर और लगाया गया। उसके बाद जो सूर्य की जो भी किरण थी, ठीक है, सूर्य की जो किरण थी यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे घूमती हुई जो हमारी रामलला जी की जो मूर्ति थी वहाँ पर उसको उनका सूर्य तिलक कराया गया। ठीक है। तो ये था मैकेनिज़्म कि किस तरीके से यहाँ पर करा गया था। तो इसकी जो हेल्प करी थी वो करी थी भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु में है। उन्होंने ही टेक्निकल सपोर्ट दी थी एक ट्रायंगुलेट करने के लिए सन रेज बाय यूजिंग द लेंस एंड मिरर। ठीक है। और इसमें ऑप्टिका की ऑप्टिका भी थी। ठीक है। एक इंस्टीट्यूट ऑप्टिका भी है। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो लेंस थे ना, जो लेंस है, ट्यूब है, उसको मैन्युफैक्चर करा था। इन्होंने मैन्युफैक्चर करा था। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेक्निकल सपोर्ट किसने करी। ठीक है। इस तरीके की रेस को रिफ्लेक्ट कैसे करा गया, तो वो करा गया हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो चैनल है उस पर बहुत सारी सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए चला रखी है। तो पहली सीरीज़ जो है वो GS MCQs की है, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए करंट अफेयर से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है उससे जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकते हैं हम लोग वो आपके लिए करवाते हैं, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। ये वही सीरीज़ है। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी पॉलिटी MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग आपको केवल 10 MCQs करवाते
पढ़ाते हैं, पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में राज व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी पॉलिटी के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करते हुए चलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी एनसीईआरटी की। अब देखो एनसीईआरटी जो है आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपके फंडामेंटल क्लियर होने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो इसी चीज़ को लेते हुए हम लोग अपने चैनल पर एनसीईआरटी की 2 सीरीज़ चला रखी है। एक है डिटेल एनसीईआरटी, जहाँ पर कि हम लोग आपको चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, फिर उस चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं हम आपको एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज़ में कराते हैं। ठीक है, हमारी जो क्लास 6 है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 हमारी चल रही है। ठीक है, 7वीं क्लास चल रही है, वो भी कंप्लीट होने ही वाली है। और ये दोनों की दोनों हम लोग ज्योग्राफी पहले करवा रहे हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट भी करवाएंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी की वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से बनने वाले एमसीक्यूज़ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आपको फ्री नहीं देंगे, आपसे उसका पैसा ज़रूर लेंगे, लेकिन हमारे चैनल पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए, देखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग आपको रेगुलरली 5 MCQs ट्रिक्स से करवाते हैं और बहुत ही फ़न तरीके से आपको करवा देते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में ना भूलो, क्योंकि ट्रिक्स से करे हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो 100% सही होते ही हैं हमारे। अब नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स की। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो मंथ में पिछले महीने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे होते हैं न्यूज़ में, उनको हम कंपाइल करके 1 लाइनर में आपके लिए मैगज़ीन के रूप में लेकर आते हैं। और इसमें कोई भी आलतू फालतू कुछ भी न्यूज़ नहीं होता है, ये वही न्यूज़ होते हैं जो कि एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं। ठीक है, अब है मेंस की टॉपिक्स की सीरीज़, जहाँ पर कि हम लोग जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेगुलरली टॉपिक्स लाते रहते हैं उनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारी शॉर्ट वीडियो की, जहाँ पर कि हम लोग शॉर्ट वीडियो से आपके कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे कि मौसम कैसे बदलते हैं, वोल्केनो क्या है, कैसे। ठीक है, हमने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और हम लोग अपने चैनल की कम्युनिटी में क्वेश्चंस रेगुलरली पोस्ट करते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। और ये जितनी भी सीरीज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेक करीबा लाइज अलोंग द बॉर्डर बिटवीन। देखो यहाँ पर क्या है कि जो करीबा झील है वो किन 2 देशों के बीच में देशों की सीमा के बीच स्थित है, यहाँ पे ये पूछा है। अब देखो ये जो लेक करीबा है ना, ये भी हमारे न्यूज़ में थी। अभी न्यूज़ क्या आया हुआ था कि ये बोल रहे थे कि जो लेक करीबा है, ठीक है, जो लेक करीबा है वो एल नीनो की वजह से, ठीक है, लेक करीबा मतलब कि जो करीबा झील है वो एल नीनो की वजह से, ठीक है, एल नीनो की वजह से वहाँ पर सूखा पड़ गया है और ये कुछ हद तक सूख चुकी है, ड्राई हो चुकी है। ठीक है, ये तो हमारा न्यूज़ था। अब इससे क्वेश्चन क्या बना हमारा कि जो लेक करीबा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो लेक करीबा है, करीबा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्या वो ज़ाम्बिया और बोत्सवाना के बीच में है, ठीक है, क्या वो ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, या फिर वो ज़ाम्बिया नामीबिया के बीच में, या फिर ज़ाम्बिया या फिर अंगोला के बीच में है। तो इसका सही आंसर है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। देखो ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंटिनेंट में, ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उसके अंदर पड़ती है। ठीक है, ये हो गया आपका ज़ाम्बिया, रफली डायग्राम बनाते हैं हम लोग, और ये है आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, ये आपका ज़ाम्बिया है, ठीक है, ये हो गया ज़ाम्बिया और ये है आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर बनाती है, तो ये है लेक करीबा बनाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये पूरे विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड, ठीक है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। ठीक है, और मैन मेड लेक तो है ही, साथ में ये रिजर्वायर भी है, अगर वॉल्यूम से अगर हम उसको बोले तो। ठीक है, वॉल्यूम से अगर बोले तो यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट हो गया कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है और रिजर्वायर है बाय द वॉल्यूम। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, तो वो हमारा बन जाएगा लेक करीबा। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो लेक है, ठीक है, ये जो झील है, अब इस झील से फ़ायदा क्या हो सकता है। देखो ये जो झील है वो जिम्बाब्वे
और ज़ाम्बिया, इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि बिजली प्रोड्यूस करती है। अब इसके सूखने से क्या होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजली की कमी हो जाएगी। दूसरा बात है कि ये फ़िशिंग, ठीक है, ये जो है फ़िशिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है कि मछलियाँ वगैरह यहाँ पे पकड़ी जाती हैं। तो इसके सूखने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कमी होगी। दूसरा, यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़िशिंग कम्युनिटी को भी नुकसान होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है एक्सरसाइज दुस्तलिक, एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज़। यहाँ पे पूछा है कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक है ये किन दो देशों के बीच में होता है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे ही जाते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंट तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था क्योंकि 2024 की जो दस्तलिक जो एक्सरसाइज है ना वो अभी नहीं बता रही मैं कि कहाँ हो रही है, बाद में बताऊँगी। तो इसमें यही पूछा है कि किन दो देशों के बीच में है, क्या वो इंडिया म्यांमार में है, इंडिया उज़्बेकिस्तान, इंडिया तुर्कमेनिस्तान या फिर इंडिया ईरान। तो इसका सही आंसर है कि जो एक्सरसाइज दस्तलिक है, अभ्यास दस्तलिक है, वो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। अब ये जो है अभी फ़िलहाल ये एक्सरसाइज जो है ये उज़्बेकिस्तान में हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है कि न्यूज़ में आ चुका है कि ठीक है कि उज़्बेकिस्तान में हो रही है। और कौन सा एडिशन है, ये 5th एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अब ये एक एनुअल एक्सरसाइज है कि ये हर साल होती है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एक्सरसाइज है ये अल्टरनेट तरीके से होती है कि अभी उज़्बेकिस्तान में हो रही है तो नेक्स्ट ईयर जो है वो इंडिया में होगी, और उससे पहले भी ये इंडिया में हुई थी। 2023 में ये भारत में हुई थी, भारत के पिथौरागढ़ में हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट्स है सारे के सारे, आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अब कहाँ हो रही है, उज़्बेकिस्तान में हो रही है, और 2023 में कहाँ हुई थी, वो भारत के पिथौरागढ़ में हुई थी, ठीक है। और अब उज़्बेकिस्तान में कहाँ हो रही है, वो आपकी हो रही है तरमेज़ में, ठीक है। उज़्बेकिस्तान के तरमेज़ में एक्सरसाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका काम क्या है, ये जो एक्सरसाइज है ये क्यों करी जाती है, एक्सरसाइज करी जाती है जिससे कि मिलिट्री के जो कॉपरेशन है वो बढ़े, ठीक है, हाँ ठीक है, हमारी दोस्ती बढ़े, साथ में हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाए, ठीक है। माउंटेन एरिया में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अगर कोई अटैक करता है तो हम लोग अपना बचाव कैसे करेंगे। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती हैं, अभ्यास होते हैं, हम वही अभ्यास करते हैं जिससे कि हम लोग अटैक करें तो हम प्रिपेयर रह सकें। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले भी अपना अभ्यास करते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, अपने अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ाई को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है कभी और दूसरे देशों के साथ मिलकर भी करती है, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी अगर उनको दूसरे देश को आती है तो वो हमारे देश को दे, अगर हमारे देश को आती है तो हम उनको दे दें। तो यहाँ पर एक साझेदारी से हमारा काम चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ठीक है, और वो लोग हमसे सीखते हैं और हम लोग उनसे सीखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट वेसुवियस लोकेटेड इन, यहाँ पे पूछा है कि जो वेसुवियस पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल वेसुवियस पर्वत के बारे में बार बार न्यूज़ आती ही जा रही है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या फिर अल्बानिया में। तो इसका सही आंसर है जो माउंट वेसुवियस है वो आपका इटली में स्थित है। अब ये क्यों है न्यूज़ में, देखो न्यूज़ में क्यों है कि जो इटली की एक आर्कियोलॉजिस्ट सिटी है, ठीक है, वहाँ पर उसका नाम है आपका पोम्पेई सिटी है, ठीक है, पोम्पेई सिटी है। अब वो है कहाँ, देखो ये आपका इटली है, ठीक है, ये हमने ऐसा रफली डायग्राम बना लिया। तो पोम्पेई आपको यहाँ पे मिलेगी इटली के, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगी पोम्पेई, तो इस साइड में है इटली के पोम्पेई। अभी जो पोम्पेई है यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन लोगों ने एक ब्लैक वॉल्ड, एक काले कलर की, ठीक है, ब्लैक वॉल्ड बैंक्वेटिक हॉल करके एक दीवार सी खोजी है जहाँ पर कि अलग अलग प्रकार की पिक्चर्स हैं, पेंटिंग है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर माउंट वेसुवियस और पोम्पेई आजकल खबरों में छाया हुआ है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो पोम्पेई सिटी थी ये 79 CE में, ठीक है, 79 CE में यहाँ पर क्या हुआ कि जो माउंट वेसुवियस था उसके पास ये स्थित थी। तो 79 CE की बहुत पुरानी बात है ये। तो यहाँ पर वोल्केनो फूटा, ठीक है, ज्वालामुखी फूटा, तो उसका जो राख हुआ, जो ज्वालामुखी का जो राख बनी थी ना, ये जो ज्वालामुखी फूटा तो ज्वालामुखी की जो राख बनी थी तो उस राख में ये जो सिटी थी ये दब गई, ये सिटी दब गई। उसके बाद इस सिटी का कोई अस्तित्व नहीं बचा, दब गई।
ठीक है। तो लेकिन 1784 में इस शहर को दोबारा खोजा गया, वो 1784 में रीडिस्कवर करा गया इस शहर को। ये होगी इसकी कहानी। इसी कहानी को लेके ये न्यूज़ में बनी हुई है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पोम्पई शहर है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ उसको कॉपी में ज़रूर नोट करिए, इसमें से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटर दैट अलाउ द स्मार्टफोन टू मेक डायरेक्ट सैटेलाइट कॉल्स इज़ डेवलप बाय विच कंट्री। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह विकसित किया है जो कि कुछ सक्षम स्मार्टफोनों को एक उपग्रह के माध्यम से अन्य स्मार्टफोन पर कॉल करने की अनुमति देता है। ठीक है, उसका नाम है तियांग-तोंग-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाम से ही ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तियांग-तोंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो ताइवान ने करा है, जापान ने करा है, चीन ने करा है, फिर मंगोलिया ने करा है। तो इसका सही आंसर है, सोचो, सही आंसर है इसका चाइना। ठीक है, तो चाइना ने एक इस तरीका का तियांग-तोंग-1 करके एक ऑर्बिटर बनाया है। ठीक है, तो उस ऑर्बिटर से क्या होगा कि जो देखो सबसे पहली बात तो है कि ऑर्बिटर सैटेलाइट है तो वो जियोसिंक्रोनस, ठीक है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको डालेगा। ठीक है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डालेगा। ठीक है, और वहाँ पर क्या हुआ कि जब मोबाइल फ़ोन से हम लोग आजकल जो हम फ़ोन करते हैं तो उसका जो उसके जो कॉल्स के जो हम बोले सिग्नल जो आते हैं, ठीक है, जो सिग्नल्स आते हैं वो आपके टावर से आते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना ने दुनिया का पहला उपग्रह विकसित कर दिया है कि यहाँ पे आप टावर से नहीं आएगा बल्कि ऊपर स्पेस में सैटेलाइट्स डाल दिए जाएंगे, फिर उन सैटेलाइट्स के ज़रिए हमारी कॉल हो जाएगी फ़ोन से। तो इसलिए हमारे इम्पॉर्टेंट है। और ये हेल्पफुल क्यों हेल्पफुल है क्योंकि जो दूर दराज के जो रिमोट एरियाज़ है ना, जहाँ पर कि जो टावर्स होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँच पाता है, तो उन एरियाज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर भी हमारी कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा ये है कि कौन से ऑर्बिट में डालेगा, तो ये डालेगा आपके जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डालेगा। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और क्या कवर करेगा, एंटायर एशिया पैसिफिक रीजन को कवर करेगा, फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू पैसिफिक ओशन। तो कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तियांग-तोंग-1 कर आए तो चाइना ने करा। अगर ये आपका नाम भी नहीं दे रखा लेकिन ये पूछा गया कि पहला उपग्रह कौन सा है जो कि स्मार्टफोन में जब हम कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट सैटेलाइट से ही कॉल कनेक्ट हो जाएगी, तो वो करा है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज़ एट एल्टीट्यूड ऑफ। देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि जियोसिंक्रोनस कक्षा किस ऊंचाई पर स्थित है। देखो ये भी इसी से रिलेटेड है कि हमने पढ़ा कि जो चाइना का तियांग-तोंग है ऑर्बिटल सैटेलाइट है उसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला जाएगा। तो पूछें कि ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है कितनी ऊंचाई पर होता है, ये पता हमें होना चाहिए ना, क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार। तो ये होता है आपका 36,000 किलोमीटर पर। देखो अर्थ से 36,000 किलोमीटर कितना ज़्यादा दूर हो गया। ये हमारी पृथ्वी है, वहाँ से हम लोग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस सैटेलाइट को डालेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज़ परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन एंटार्कटिका। यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से एंटार्कटिका में भारत के स्थायी और परिचालक अनुसंधान केंद्र हैं। क्या वो, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, स्थायी, परमानेंट और ऑपरेशनल, ये अब हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, इन दो शब्दों पे हमें ध्यान देना है। क्या वो भारती और दक्षिण गंगोत्री है, भारती और मैत्री है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, फिर मैत्री और शिव शक्ति है। तो इसका सही आंसर है भारती और मैत्री। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो हमारा जो इंडियन पोस्ट है ना, इंडिया पोस्ट मतलब कि जो भारतीय डाक है, ठीक है, जो भारतीय डाक है उसने अभी फ़िलहाल भारतीय स्टेशन, देखो ये वाला जो भारतीय स्टेशन है, भारतीय स्टेशन जो कि अंटार्कटिका पे है, वहाँ पर
पोस्ट ऑफिस को खोला है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट करा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ये पहली बार नहीं है कि पहली बार खोला गया है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हमारी जो भारतीय डाक है, इंडियन पोस्ट है, ये पहले भी पोस्ट ऑफिस खोल चुकी है। तो इसी के कारण, इसी न्यूज़ के कारण हमने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो अंटार्कटिका, देखो अंटार्कटिका कहाँ है, देखो जैसे ये है हमारा अर्थ, पृथ्वी है, अर्थ है, तो यहाँ पर जो आता है ये एक कंटिनेंट है, ये हो गया अंटार्कटिका। और इसके ऊपर जो आएगा ऊपर की साइड, ये आपका होगा आर्कटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा भारत है उसने पहले दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री नाम का रिसर्च स्टेशन खोला था अंटार्कटिका में, ठीक है। पहला ये खोला था, पहला दक्षिण गंगोत्री था। उसके बाद दूसरा जो खोला था वो मैत्री था, और जो तीसरा जो खोला था वो भारती था। लेकिन जो दक्षिण गंगोत्री है उसको डीकमीशन कर दिया गया है, ठीक है। 1990 में इसको डीकमीशन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो दक्षिण गंगोत्री है वहाँ पर ये जो बर्फ़ से ये ढक गया था। तो उसके बाद हमारे भारत ने मैत्री खोला, ठीक है, मैत्री खोला था। और ये कब खोला गया था मैत्री? देखो दक्षिण गंगोत्री जो था वो 1983 से लेकर 84 के रेंज में खोला गया था। और जो मैत्री, ठीक है, ये जो मैत्री है आपका अराउंड बोले तो 1989 में खोला गया। और जो भारती है इसको 2015 में खोला गया, ठीक है। खोला तो हमारी इंडिया ने, भारत ने 3 थे, ठीक है, लेकिन उसमें से एक हट गया है, दक्षिण गंगोत्री नहीं बचा है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? भारती है और भारती ऑपरेशनल, भारती और मैत्री 2 ही हैं, ठीक है। ये हमारे 2 हैं जो कि एंटार्कटिका में कमीशन है और जो कि ऑपरेशनल है। लेकिन एक और बात है कि आर्कटिक में भी है, ऐसा नहीं केवल हमने अंटार्कटिका में ही रिसर्च स्टेशन खोल रखे, नहीं, अंटार्कटिका में है इंड आर्क करके, ठीक है, इंड आर्क करके है जो कि आर्कटिक ओशन में है, जो कि हमारे देश का पहला, इंडिया का पहला फर्स्ट अंडर वाटर, अब देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, इंड आर्क। अगर आपसे क्वेश्चन में ये ना बने, दक्षिण गंगोत्री भारतीय मैत्री ना बनेगा, तो ये वाला क्वेश्चन तो बन सकता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है कि इंड आर्क के बारे में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बार बार। यहाँ पूछा है कौन से द्वीप समूह को 10 डिग्री रेखा के एक दूसरे को अलग करती है। तो यहाँ पूछा है कि निकोबार और सुमित्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, या फिर सुमित्रा और जावा। तो इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करती है। देखो 10 डिग्री हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो 9 डिग्री चैनल है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है वो क्या सेपरेट करती है? देखो वो सेपरेट करती है मिनिकॉय को, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। अब जो मिनिकॉय है ना वो लक्षद्वीप का ही, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, द्वीप समूह है, उसका ही पार्ट है। लेकिन वो इतना दूर हो जाता है लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड से कि इसके बीच में एक 9 डिग्री चैनल आपका आ जाता है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल जो है अगर हम मोटा मोटा बोले तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ये 9 डिग्री चैनल हो गया। हमारा 10 डिग्री हमने चैनल देख लिया। अब है 8 डिग्री चैनल। अब जो 8 डिग्री चैनल होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि ये किसको अलग करता है। तो ये आपको अलग करता है, एक मिनट, अलग करता है ये आपका मालदीव, ठीक है, ये अलग करता है मालदीव को और हमारे इंडिया को, ठीक है। इंडिया को बोले तो वहाँ पर मालदीव के ऊपर कौन सा है? वो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, इसको अलग करता है। और अगर मोटा मोटा बोले तो ये हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है ना, मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है इंडिया और मालदीव के बीच में, ठीक है। तो ये होगा हमारा 8 डिग्री चैनल हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। क्वेश्चन था केवल 10 डिग्री था, हमने 9 और 8 भी पढ़ लिया। देखो ये चलिए यहाँ पे हमारे सारे के सारे 8 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।